हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस के अंदर हमारे दो पार्ट निकल कर आते हैं। एक है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और एक है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ओवरहेड्स वेरिएंस की। इसमें दो पार्ट है, एक है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड को ओ स्लैश एच भी लिखते हैं। मैं उन स्टूडेंट को बता रहा हूँ जो स्टूडेंट ग्रुप टू से ग्रुप टू पढ़ रहे हैं डायरेक्टली, है ना। उन्होंने क्योंकि ग्रुप वन पढ़ा नहीं है तो वो ओवरहेड के बारे में जानते ही नहीं है इतना। ग्रुप वन वाले तो डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों ओवरहेड होता क्या है, क्योंकि जो स्टूडेंट ग्रुप वन पढ़कर आ चुके हैं उनको तो देखो पता है ओवरहेड का मतलब क्या होता है, और जो स्टूडेंट डायरेक्टली ग्रुप टू कर रहे हैं उनको नहीं पता ओवरहेड का क्या मतलब होता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं ओवरहेड क्या है और वेरिएबल ओवरहेड क्या है और फिक्स्ड ओवरहेड क्या है, फिर हम चर्चा करेंगे इनके वेरिएंस के ऊपर। राइट, देखिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मोटा मोटा अगर मैं कहूं वैसे तो बहुत कुछ है, एक्सपेंसेस के अंदर भी बहुत कुछ आ जाते हैं, बट तीन चीजें मेन ही हैं। मटेरियल लगेगा वो हम पढ़कर आ चुके हैं, लेबर लगेगा वो हम पढ़ लिए हैं। अब हम बात करें एक्सपेंसेस की। खर्चों में दो वैरायटी होती है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, जैसे कि वेजेस देना फैक्ट्री के अंदर, वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे कि पावर का खर्चा जो होता है वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। वो खर्चे जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे ना, फाइनल अकाउंट में, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जबकि और भी यहाँ पर कॉस्टिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। इसका एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, वो आपको डिटेल में बताता है, जैसे कि रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इस तरीके से डायरेक्ट खर्चे होते हैं और एक इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उनको ओवरहेड कहा जाता है कॉस्ट के अंदर। तो एक प्रोडक्ट को बनाने में तीन टाइप की चीज लगती है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट खर्चे, इन सभी तीनों को जोड़कर बन जाएगा ओवरहेड। क्या बनेगा दोस्त? ओवरहेड बनेगा। तो अभी तक जो मटेरियल पढ़ते हुए आ रहे थे ना हम, उसको हमने डायरेक्ट मटेरियल पढ़ा है। अभी तक हम जो लेबर पढ़कर आए हुए हैं ना, वो डायरेक्ट लेबर है। सर इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर भी होते हैं, वो सारे कहां पर आ जाते हैं? ओवरहेड के अंदर होते हैं। ओवरहेड वो खर्चे होते हैं, अब ओवरहेड का मतलब समझो। ओवरहेड वो खर्चे होते हैं जिनको अपोर्शनमेंट करने में थोड़ी मुश्किल होती है, जो डायरेक्टली अपोर्शनमेंट नहीं हो पाते टू रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट। अब ये क्या बोल दिया मैंने? डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट अपोर्शनमेंट नहीं होते। मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। मान लो मुझे घर पर एक सब्जी बनानी है, और उस सब्जी में मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को एक घर में पनीर की सब्जी बनानी है। ये एग्जांपल मैंने ग्रुप वन में भी दिया था। मुझे घर पे पनीर की सब्जी बनानी है। अब पनीर की सब्जी बनाने के लिए 100 रुपए में पनीर लेकर आया और 20 रुपए का मटर लेकर आया। मटर पनीर की सब्जी मुझे बनानी है। अब 100 रुपए का जो पनीर लेकर आया था मैं दुकान से, वो पूरा का पूरा पनीर मैंने पनीर की सब्जी में बनाने में लगा दिया। तो मैं अगर ये कहूं कि मेरी जो पनीर की सब्जी बन गई, उसमें कितने रुपए का पनीर है? आप कहोगे 100 रुपए का। तो जो 100 रुपए का पनीर पे मैंने खर्च करा, वो सारा का सारा इसी पनीर की सब्जी में लगा। आप कहोगे दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट, डायरेक्टली अपोर्शन टू दी प्रोडक्ट। मैं कहूंगा 100 रुपए का पनीर लग गया उस प्रोडक्ट को बनाने में। 20 रुपए की मटर लाया और जितनी मटर लेकर आया था वो सारी की सारी मटर मैंने उस पनीर की सब्जी में डाल दी। तो जो 20 रुपए का मटर में खर्चा हुआ वो उस प्रोडक्ट पे ही लगा, उस पनीर की सब्जी में ही लगा। तो मैं कहूंगा पूरा का पूरा खर्चा इस पे डाल दो। तो कितने रुपए का पनीर बन गया? 120 रुपए का बन गया। 100 रुपए का पनीर, 20 रुपए का मटर। अब नमक, मसाले वगैरह। अब मैं नमक की बात कर लेता हूँ। मैं ये नमक की थैली लेकर भी आया था, मेरे घर पे नमक की थैली खत्म हो गई। मैं नमक की थैली लेकर आया और नमक की थैली 30 रुपए की आई। अब 30 रुपए की आई तो मैंने उसमें तो 2 चुटकी नमक डाल दिया। अब मुझे बताओ, क्या 30 रुपए की जो मेरी नमक की थैली आई, क्या सारा का सारा खर्चा उस पनीर की सब्जी में डाल दूं?
क्या 30 रुपए की बोल दूं कि मेरा नमक भी डाला इस पनीर में और 30 रुपए का नमक डल गया? नहीं, जबकि नमक सिर्फ 2 चम्मच या 2 चुटकी डाला था। तो मुझे ये समझ नहीं आएगा, मुझे ये दिक्कत हो जाएगी कि जो 30 रुपए मेरा नमक की थैली में खर्चा हुआ है, उससे मेरा एक पनीर की सब्जी नहीं, उससे मेरे बहुत सारी सब्जियां बचेगी। तो 30 रुपए के बर्डन जो पनीर नमक का है, नमक की थैली का जो बर्डन है 30 रुपए का, उसको मैं सिर्फ पनीर की सब्जी में डाल दूं, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे खर्चे जिनका जिन खर्चों का यूज एक से ज्यादा प्रोडक्ट में होता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट पे नहीं होता, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में होता है, उन खर्चों को अपॉर्शनमेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। जो भी हमारे बेसिस होते हैं उन बेसिस पर हम उसको अपॉर्शनमेंट कर देंगे। अब मैं कहूंगा कि नमक की थैली जो 30 रुपए की आई, वो ऐसे 20 सब्जी बनाने में खर्च हो गई, तो वो 30 रुपए 20 सब्जी में बांटे जाएंगे। इसको बोलते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। और जो नमक की थैली है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि एक थैली पूरी की पूरी एक प्रोडक्ट पे नहीं लगी। जो मटेरियल है, जैसे क्या कहते हैं मटर और पनीर, वो हमारे क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। और जो नमक है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा नमक, पूरा का पूरा मटर और पूरा का पूरा पनीर एक ही सब्जी बनाने में लगा। तो मैं ये कह सकता हूँ इस पनीर की सब्जी में 100 रुपए का मटर और 20 रुपए का मटर और 100 रुपए का पनीर लग गया। जबकि मैं ये नहीं कह सकता कि इस मटर की पनीर में कितना रुपए का नमक लगा। वही निकालना ओवरहेड कॉन्सेप्ट में आता है। वो नमक की थैली जो हो गई वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, वो सारा यूज नहीं हुआ, कुछ यूज हुआ। तो कितना परसेंट यूज हुआ या कितना खर्चा हम उस पर डालेंगे उस पनीर की सब्जी में? 30 रुपए में 1 रुपया डालू, 2 रुपए डालू, कितना डालू? इसी को कैलकुलेट कराया गया था ग्रुप 1 में ओवरहेड चैप्टर के अंदर। तो ओवरहेड क्या है? एक ऐसा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जिसको हम अपॉर्शनमेंट में रखते हैं ओवर दी प्रोडक्ट। अपॉर्शनमेंट करा जाता है इसको, और इसको डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये खर्चा पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट पर लगा, वो बहुत सारे प्रोडक्ट पर लगता है। तो उसको उस बेसिस पर अपॉर्शनमेंट करना होता है। जैसे कि लाइट, अब घर का जो बिजली का बिल आता है 500,000 रुपए, तो क्या आप ये कह सकते हो वो 500,000 रुपए सिर्फ आपके खाना बनाने के टाइम पर ही आता हो? आप वहां पर नहा रहे हो उसका बिल भी आ सकता है, आप वहां पर कुछ काम कर रहे हो उसका बिल, पूरे घर का बिल है। तो उस पूरे घर का बिल को एक कमरे के बिल में कैसे बांटे? राइट, इसको बोलते हैं ओवरहेड, जिसको अपॉर्शनमेंट करना। डायरेक्टली अपॉर्शनमेंट नहीं कर सकते। अपॉर्शनमेंट मतलब बांटना। डायरेक्टली हम इसको नहीं बांट सकते एक प्रोडक्ट पर, इसको धीरे धीरे करके, मतलब एक तरीके से बांटना होता है, एक बेसिस होता है जिसकी वजह से हम इसको बांटते हैं। जैसे कि मेरा लाइट का खर्चा आया 500 रुपए, और उस 500 रुपए खर्चे मेरे कमरे में लगे हैं 5 स्विच। तो मैं क्या करूंगा, उस 500 का बिल का खर्चा मैं 5 स्विच के हिसाब से बांट दूंगा। राइट, इस तरीके से। तो एक बेसिस दिया जाता है जो ओवरहेड चैप्टर में ग्रुप 1 में पढ़कर आ चुके हो, पर जो ग्रुप 2 में आए डायरेक्टली, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप को इतना ही अभी पॉइंट समझ में आएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ग्रुप 1 में है दोस्त। अब मैं पूरा ओवरहेड चैप्टर तो नहीं पढ़ाने लगूंगा यहाँ पर, बस मैंने ओवरहेड का एक डेफिनेशन आपको दिया। ऐसे इनडायरेक्ट खर्चे जिनको डायरेक्टली अपॉर्शनमेंट नहीं कर सकते किसी एक प्रोडक्ट पर, उनको क्या करेंगे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में बांटना पड़ता है और किसी बेस लेकर बांटना पड़ता है, और बेसिस हमें गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। ये आप डिटेल में इन चैप्टर ओवरहेड चैप्टर में पढ़ाकर आ चुका हूं डिटेल में, और आप अगर ग्रुप 1 में जाओगे तो पढ़ जाओगे। बहुत रेयर होते हैं स्टूडेंट ग्रुप 2 वाले, डायरेक्टली आते हैं, बट फिर भी उनको भी बताना जरूरी है। तो ओवरहेड का मतलब है सारे इनडायरेक्ट खर्चे। अब सारे इनडायरेक्ट खर्चे ओवरहेड का बेसिकली मतलब होता है। अब वेरिएबल और फिक्स्ड क्या होते हैं? वेरिएबल मतलब जो हम यूनिट की कंजम्पशन में, जैसे जैसे यूनिट को हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जैसे जैसे हम लाइट का यूज करेंगे, वैसे वैसे लाइट का खर्चा बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक तरीके का वेरिएबल है ना, पर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ पार्ट वेरिएबल कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है। पर अभी वेरिएबल की बात कर लेते हैं। भाई मैं जितनी बिजली का कंज्यूमशन करूंगा उतना मेरा बिल बढ़ेगा, इतना मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, उतना मेरे खर्चे आएंगे। तो प्रोडक्ट के बढ़ने से जब खर्चे बढ़ जाते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जबकि जबकि फिक्स्ड क्या होते हैं, मैं यूनिट को, प्रोडक्शन को बढ़ाने से फिक्स खर्चे नहीं बढ़ते। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, अब फैक्ट्री का रेंट मेरा फिक्स्ड ओवरहेड होगा। फैक्ट्री का रेंट तो चलो वो आपके पास एक डायरेक्ट में आ जाए, चलो फैक्ट्री का रेंट एक फिक्स्ड ओवरहेड मान लो आप 2 मिनट के लिए, होता वही है, ओवरहेड ही होता है। और फैक्ट्री का रेंट आपके फिक्स्ड क्यों आया? क्योंकि रीजन क्या है उसमें? रीजन ये है कि भैया जो फैक्ट्री का रेंट मैंने पे कर रहा हूँ 1 लाख रुपए महीना, उसमें आप एक प्रोडक्ट बनाऊं उस फैक्ट्री के अंदर या 1000 बनाऊं, तो यूनिट के बढ़ने से या यूनिट के घटने से फैक्ट्री का रेंट बढ़ेगा घटेगा नहीं, इसको फिक्स्ड कहा गया। राइट, तो कुछ ऐसे खर्चे जो फिक्स्ड नेचर के होते हैं, जो प्रोडक्शन को बढ़ाने घटाने से नहीं बदलते, उसको फिक्स कहते हैं। पर जो प्रोडक्शन के बढ़ाने से बढ़ जाते हैं और प्रोडक्शन के घटाने से घट जाते हैं उसको वेरिएबल कहा जाता है। और ये चर्चा भी हम ग्रुप 1 में डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों पहले ग्रुप 1 दो। अगर कोई मजबूरी है या कोई चीज है हो चुका है, अब नहीं हो पाया, बाद में नहीं हमें नॉलेज थी, कोई बात नहीं, वो एक अलग मैटर है।
बट आगे वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये सजेस्ट करो कि कितनी प्रॉब्लम हो सकती है ग्रुप 2 डायरेक्टली पढ़ने पे। उनको मना करो, वही पूछते हैं ना कि ग्रुप 1 पहले देना चाहिए ग्रुप 2 पहले, स्ट्रिक्टली मना करो कि ग्रुप 2 पहले मत देना, पहले ग्रुप 1 दे दो। हाँ, जब आप फाइनल में पहुंच जाओगे तो ग्रुप 3 ग्रुप 4 में से जो आपको मन करे वो देना, पर अभी ग्रुप 1 और फिर उसके बाद ग्रुप 2 देना। राइट, चलिए फिर भी मैं जितनी कोशिश आपको बता रहा हूँ बेसिक चीजें। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस क्या? वेरिएबल ओवरहेड का मतलब है ऐसे इनडायरेक्ट खर्चे जो प्रोडक्शन के बढ़ाने पे बढ़ जाएंगे और प्रोडक्शन के घटाने पे घट जाएंगे, उनको वेरिएबल ओवरहेड कहा गया। और फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन के बढ़ाने पे या घटाने पर नहीं बढ़ते, वो फिक्स रहते हैं, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, ये सब चीजें। राइट, चलो आ जाइए। अब हम चालू करेंगे दोस्तों, आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। कोशिश ये रहेगी कि मैं आज ही क्लास के अंदर आपको वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस पूरा का पूरा खत्म करा दूं, आज ही क्लास के अंदर। पहला पार्ट हम करेंगे, पहले हम वेरिएबल ओवरहेड करेंगे क्योंकि फिक्स ओवरहेड थोड़ा बड़ा है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, ओहो, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आएगा। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी भी कॉस्ट वेरिएंस की, तो कॉस्ट वेरिएंस सर मिलकर बनता है स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस और एक्चुअल कॉस्ट वेरिएंस। सिंपल सी बात है, इन दोनों के डिफरेंस से जो आता है उसको कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। चाहे आप मटेरियल की बात कर लो चाहे लेबर की बात कर लो, तो हमने क्या पढ़ा था उसमें? हमने मटेरियल और लेबर में यही पढ़ा था। मटेरियल में क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस माइनस एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यही था। तो वही है, कॉस्ट वेरिएंस हमेशा एक ही होता है, पर इसके जब पार्ट निकल कर आते हैं उसमें कुछ नया सीखने को मिलता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट आप निकालोगे एक्चुअल के हिसाब से, ठीक है ना, और एक्चुअल प्रोडक्शन। लेट्स सपोज, एग्जांपल सुनिए, मैंने कहा मेरे को 500 यूनिट मैंने एक्चुअल में बनाई। मैंने कितने यूनिट बनाई? प्रोडक्शन 500 यूनिट का प्रोडक्शन करा एक्चुअल में। अब एक बात मुझे बताना, जब मैंने 500 यूनिट का प्रोडक्शन करा एक्चुअल में, तो कितना 500 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, और 500 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे और आपने कितने लगाए? कितने घंटे 500 यूनिट को बनाने में लगने चाहिए थे और आपने कितने लगाए? तो ये होता है। तो स्टैंडर्ड जो कॉस्ट होती है वो एक्चुअल के हिसाब से होना चाहिए कि एक्चुअल जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसमें कितना लगना चाहिए था घंटे, और आपने कितने लगाए। 500 यूनिट को बनाने, एक्चुअल में 500 यूनिट बनाई, हमने सोचा था 500 यूनिट को बनाने में 1000 घंटे लगेंगे, पर आपने 1200 लगा दिए। दैट्स कॉल्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट, एंड एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट। एक काम करो, ऐसे लिखो, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल लिख लो, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इंकर्ड। एंड एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इंकर्ड। स्टैंडर्ड क्या था और एक्चुअल में हुआ क्या, इन दोनों के डिफरेंस से वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। मैं आपको ये सेम चीज एग्जांपल समझाऊंगा, ऐसे मत समझिए कि ये तो ऐसे ही पढ़ा दिया आपने, एग्जांपल से डिटेल में समझेंगे, ठीक है सर? तो उतारिए इसको। सर निकालेंगे कैसे? देखिए, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड का नाम क्या होगा इसमें? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड
फॉर एक्चुअल आउटपुट। और ये सर एक में नहीं है, ये हर किसी में है, चाहे आप मटेरियल ले लो, चाहे आप लेबर ले लो, और चाहे आप वेरिएबल ले लो, स्टैंडर्ड जो कॉस्ट होगी वो एक्चुअल के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है सर, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पे लिख लो, फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, ये है सर फॉर्मूला। अभी फॉर्मूले का लॉजिक भी मैं समझा दूंगा आपको थोड़ी देर में अभी, पर लॉजिक तो आप सब पहले से सीखते हुए आए, जो ये लॉजिक हमने पहले पढ़ा था वही है। ये निकलेगा आर स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, और स्टैंडर्ड रेट। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे भाई, एक्चुअल आउटपुट मैंने कहा 500 यूनिट मुझे बनाना है, और 500 यूनिट पर बनाने में 1000 घंटे लगने चाहिए थे, राइट। 1000 घंटे लगने चाहिए थे, 1 घंटे के मैं दे रहा हूं 10 रुपए, तो 1000 घंटे के दूंगा 10,000 रुपए, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। और वही 500 यूनिट को बनाने में, जो आपने 500 यूनिट बनाई, उसमें आपके एक्चुअल आर कितने लगे, स्टैंडर्ड कितने लगे, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, एक्चुअल कितने लगे, एक्चुअल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं सर, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि जो एक्चुअल आउटपुट है वो है 500 यूनिट का, ठीक है सर। अब 500 यूनिट में स्टैंडर्ड सेट करा, अभी कई बार आपको ना स्टैंडर्ड आउटपुट भी गिवन होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है स्टैंडर्ड में आपने कितना सेट करा था एक्चुअल में, हमें मतलब है कि जो एक्चुअल आउटपुट आपने बनाया, एक्चुअली में जो 500 यूनिट बनाकर आपने तैयार करी, इसको बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे और कितने आपने लगाए, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट। तो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट आपके आ जाएगा स्टैंडर्ड आर और एक्चुअल आउटपुट। इसका मतलब क्या है बता दिया मैंने आपको, फिर से अगर हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हो कि एक्चुअल आउटपुट जो बना, इसको बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, हमने कहा 1000 आर लगने चाहिए थे, और इसको हम कितने के हिसाब से देते, 10 रुपए पर घंटे के हिसाब से हमारा रेट होता। ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट, स्टैंडर्ड की डिटेल दे रही है, कई बार क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट भी गिवन होता है, उसको इग्नोर करना है दोस्तों। फिर अब एक्चुअल की बात आ जाते हैं, एक्चुअल आर कितने लगा दिए इसने, सर एक्चुअल आर लगे 950 आर, लगने चाहिए थे 1000 घंटे, आपने 950 घंटे में कर दिया, चलो यहां तो कम हो गया। और सर एक्चुअल रेट कितना आ गया, सर एक्चुअल रेट आपके पास आ गया 12 रुपए पर घंटे, 12 रुपए पर घंटे, एक्चुअल रेट कितना आ गया जी 12 रुपए पर घंटे। मतलब आपने सोचा था कि 10 रुपए एक घंटे के मेरे को मिल जाएगा लेबर, पर उसमें 12 रुपए पर घंटे के हिसाब से लेबर मिला, ठीक है सर। तो यार यहाँ पर लेबर का इंपैक्ट नहीं आया, आया लेबर का इंपैक्ट आया। पर एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप वेरिएबल की बात करते हैं, जब भी आप ओवरहेड की बात करते हैं, तो ओवरहेड में क्या है, क्या है ओवरहेड में, खर्चा ही तो है। कौन सा खर्चा है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही तो है। तो ओवरहेड का मतलब ये नहीं कि अगर ओवरहेड के अंदर लेबर आ रहा है तो समझ रहे ये तो लेबर आ गया भाई, ये तो लेबर में होना चाहिए, तो यहाँ क्यों आया, सर ओवरहेड के अंदर भी लेबर होता है, इनडायरेक्ट लेबर। जो लेबर हम पढ़कर आए हैं वो डायरेक्ट लेबर है दोस्त, तो मटेरियल हम पढ़कर आए वो डायरेक्ट मटेरियल है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर वो ओवरहेड के अंदर आते हैं, वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो लेबर और यहाँ पर आर्स का भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है सर। चलिए तो यहाँ पर निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस,
तो सिंपल निकाल लो, सीधा लिख लो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मैं इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख रहा बार बार, आप समझ लेना स्टैंडर्ड कॉस्ट किसकी बात कर रहा हूं। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, राइट। स्टैंडर्ड आर का मतलब है जो एक्चुअल आउटपुट बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, और एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आर कितना है 1000 आर, रेट कितना है 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी चाहिए थी, 950 घंटे में पूरे कर दिए और 12 रुपए के हिसाब से पेमेंट करी। तो भैया क्या आया वेरिएंस, यहां तो आ गया 10,000, 950 इंटू 12, यहाँ आ गया 11,400, तो 1400 हमारा एडवर्स आ गया। तो सबसे पहले एक बात बताओ, क्या आपको ये वाला पार्ट समझ में आया, ये लॉजिक क्या है, क्लियर हो गया जी। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल रेट। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इतना ही नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन की हेल्प करेंगे क्योंकि मैं एक एग्जांपल कराऊंगा फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इससे अच्छा डायरेक्टली क्वेश्चन ही करा देता हूं, है ना, उसमें समय भी बचेगा। तो आ जाओ, इसी का मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं 16 इलस्ट्रेशन। इसमें मुझे आपको कोई नई चीजें सिखानी है, नई चीज भी सिखानी है आपको। कहता है फ्रॉम द फ्लोइंग आर द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड की बात कर रहा है तो समझ में लेना, वेरिएबल ओवरहेड निकालना है। कह रहा है बजटेड प्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले बताओ बजट क्या होता है। बजट का मतलब होता है उतने पैसे मेरे पास पड़े हैं किसी एक चीज को खरीदने के लिए, उतने पैसे मेरे पास पड़े हैं किसी एक चीज का प्रोडक्शन करने के लिए। लेट्स सपोज कि यार मुझे गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी लेने के लिए लोग आपसे पूछेंगे भैया आपका बजट कितना है, आपने कहा 5 लाख, तो इन्होंने कहा 5 लाख की 6 लाख की तो ये गाड़ी आ सकती है। तो बजट के हिसाब से हम काम करते हैं। बजट क्या है, वो पैसा जो हमारे पास पड़ा है उसको खर्च करने के लिए, भाई मैं ज्यादा से ज्यादा इतना खर्चा कर सकता हूं, इतने पैसे है मेरे पास कि इतना खर्चा कर सकता हूं। जैसे कि गवर्नमेंट बजट आते हैं कि भाई इतने खर्चे की, इतने पैसों की जरूरत है हमें इन खर्चे में करने के लिए। यहाँ रोड बनानी है 5,000 करोड़ रुपए लगेंगे, तो 5,000 करोड़ खर्चा चाहिए, तो इतना बजट बनाकर चलना पड़ेगा हमें कि 5,000 करोड़ इस पे लगा सके। तो बजट क्या है दोस्तों, वो खर्चा जो हमारे पास उतना पैसा पड़ा है कि जो हम उस खर्चे को मीट कर पाए। बजटेड प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, बजटेड प्रोडक्शन का मतलब है कि 600 यूनिट बनाने का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, इतना बजट है कि हम 600 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाए, राइट। अगर 600 यूनिट पे बनाना हो, जितना खर्चा 600 यूनिट को बनाने में होगा उतना खर्चा हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड का मतलब क्या है कि भैया देखिए उन यूनिट को बनाने में, जितनी यूनिट आपने बनाई या जितने यूनिट आप बनाओगे उन यूनिट को बनाने में इतना खर्चा लग जाएगा। तो मतलब 600 यूनिट क्या है, इतने यूनिट हम बना सकते हैं, इतने यूनिट का खर्चा हम कर सकते हैं और इन यूनिट को बनाने में इतना खर्चा लग जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा एक यूनिट पर कितना खर्चा लगेगा वो निकाल सकता हूं मैं यहां से। यस, अरे 600 यूनिट बना सकता हूं और 600 यूनिट पे 15,000 का खर्चा है, तो एक यूनिट पे कितना निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट कहता है एक यूनिट को बनाने में 20 घंटे लगते हैं, यहां से हम यूनिट निकाल लेंगे और एक यूनिट को बनाने में 20 घंटे लगते हैं। तो अगर सोचो जितनी मान लो 50 यूनिट है तो 50 को कितने लगेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दे रखा है, एक्चुअल आर वर्क दे रखा है कि भैया देखो 9,000 घंटे इसने एक्चुअली काम करा और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड भी दे रखा है अमाउंट में 14,000, तो डायरेक्टली दे दिया हमें, तो इनकी तो जरूरत ही नहीं है। भाई हमें क्या निकालना होता है, एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट से हम क्या निकालते हैं, एक्चुअल आर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड निकालते हैं। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड ही तो निकालता हूं ना दोस्त, ये कैसे निकालता हूं, एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल। अब मुझे यही गिवन है तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है सर। तो आइए, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 16। देखिए सबसे पहला स्टेप ये होगा, आपके पास एक्चुअल आर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड तो है, आपके पास क्या नहीं है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट नहीं है। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए और स्टैंडर्ड रेट चाहिए, दो चीज आपको चाहिए तभी आप निकाल पाओगे स्टैंडर्ड आर, राइट। चलिए तो अब एक बात करते हैं, एक चीज देखते हैं, हमें सर क्या चाहिए, ध्यान दें, हमें निकालना है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है सर। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस देखो जो जो हमें निकालना है वो यहां से हम पहले फॉर्मूला लिखा, हमने फॉर्मूला देखा
ये वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालना है, और इसको निकालने के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट बनाने में, एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए हमें कितने घंटे की जरूरत होनी चाहिए थी, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ये चाहिए। इससे क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। फिर इसमें से माइनस करूंगा एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, ये माइनस करूंगा, और ये मुझे क्वेश्चन में पहले से गिवन है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, ये मुझे क्वेश्चन में पहले से गिवन है दोस्त, ठीक है सर, ये मुझे पहले से गिवन है, मुझे बस ये दोनों चाहिए। अब मुझे चाहिए एक्चुअल आउटपुट, पता है मुझे, हाँ सर पता है, ये एक्चुअल आउटपुट है, 500 यूनिट बनाए। अब 500 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, वो पता होना चाहिए आपको। 500 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट दे रखा है। अगर स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट का मतलब है कि 1 यूनिट को बनाने में 20 घंटे लगने चाहिए थे, तो बताओ 500 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, आ जाएगा, सिंपल है यार। स्टैंडर्ड टाइम मुझे दे रखा है 1 यूनिट का, वो कह रहा है कि देखो अगर आप 1 यूनिट बनाओगे तो 20 घंटे लगने चाहिए थे। एक्चुअल टाइम नहीं है, वो स्टैंडर्ड है। एक्चुअल टाइम का मतलब है 1 यूनिट को बनाने में इतने घंटे लगे, और स्टैंडर्ड का मतलब है 1 यूनिट को बनाने में इतने घंटे लगने चाहिए थे, लगे और लगे चाहिए थे में फर्क है। तो कह रहा है 1 यूनिट को बनाने में 20 घंटे लगने चाहिए थे, हमने 500 यूनिट बनाकर तैयार करी, तो इस हिसाब से 1000 घंटे, 10,000 घंटे लगने चाहिए, 10,000 आएगा, 500 इंटू 20। हाँ, तो यहां से पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक चीज निकालूंगा, वर्किंग नोट बनाता हूं, उसमें निकालता हूं स्टैंडर्ड आर और एक्चुअल आउटपुट, ये निकालूंगा। 1 यूनिट को बनाने में 20 घंटे लगते हैं, 1 यूनिट को बनाने में, और मैंने कैसे निकलेगा भाई एक्चुअल आउटपुट, कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्त, इनटू स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड आर पर यूनिट, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने सिंपल बना दिया कि यार आपने 500 यूनिट बनाई, ठीक है, आपने 500 यूनिट बनाई एक्चुअली में, और 500 यूनिट बनाई, और 1 यूनिट बनाने में 20 घंटे लगने चाहिए आपको। 1 यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड टाइम ये है कि 1 यूनिट बनाने में 20 घंटे लगने चाहिए, तो स्टैंडर्ड आर आ जाएगा एक्स पर एक्चुअल आउटपुट 10,000 घंटे। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी था, मैंने तो सिंपल कहा कि दोस्तों आपको 500 यूनिट, एक्चुअल में आपने 500 यूनिट का प्रोडक्शन करा, और 1 यूनिट पे 20 घंटे लगने चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम है 1 यूनिट पे 20 घंटे, तो अगर 1 यूनिट को बनाने में 20 घंटे तो 500 को 10,000, सही। वर्किंग नोट नंबर 2 पे आते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, क्या निकालना है दोस्त, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, 1 यूनिट पे, पर यूनिट नहीं, पर आर, पर आर कैसे निकालूंगा, पर यूनिट ही आएगा सर, क्योंकि देखिए यहां पर ये तो आपको क्लियर हो गया, इसमें इसकी जरूरत नहीं थी यार, वैसे हम तो यूनिट के हिसाब से डायरेक्ट निकाल देते। 500 यूनिट आपने बनाया और आपके रेट कितना है, चलो एक बार देखो, इधर देखो, मैं यहां निकाल रहा हूं स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, 1 यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, ये मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट का मतलब क्या है, 1 यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट है, इसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसका ये नाम भी है, तो आपको सही लगे वो बोल लो, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट बोल लो, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोल लो। इसका मतलब है 1 यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, कितनी आई वो एक्चुअल होता है, कितनी आनी चाहिए स्टैंडर्ड होता है। कैसे निकालेंगे, इधर देखो यार, बजटेड प्रोडक्शन कितना था, ये ना, इन दोनों से हेल्प से निकालेंगे कि भाई देखो 600 यूनिट अगर आप बनाते हो तो 15,600 की कॉस्ट आई, अगर 600 यूनिट बनाने में 15,600 की कॉस्ट, तो 1 यूनिट बनाने में कितनी आ जाएगा, कैसे निकालोगे, अरे 600 यूनिट में कितनी आ रही है, 15,600, 1 यूनिट पे कितनी आएगी, 600 को उठा के नीचे भेज दो, तो 15,600 रुपए की कॉस्ट आती है 600 यूनिट को बनाने में, डिवाइड कर दो 15,600 को 600 से, यूनिट पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, 15,600 डिवाइड बाई 600 कर दो, 26 रुपए पर यूनिट, मतलब 26 रुपए कॉस्ट आएगी 1 यूनिट की।
अब देखो यहां से एक नया फॉर्मूला ड्राइव हुआ। क्या ड्राइव हुआ कि भैया देखो ये 15,600 था बजटेड वेरिएबल कॉस्ट, और नीचे था बजटेड प्रोडक्शन। ये तो था बजटेड प्रोडक्शन ऊपर था, नीचे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट या ओवरहेड जो भी कह लो, ओवरहेड ही लिख लो यार, बजटेड आएगा। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट भी लिख लेना, और यहां बजटेड प्रोडक्शन। अरे यार 600 तो बजटेड प्रोडक्शन था और ये था बजटेड, तो इससे एक नया फॉर्मूला ड्राइव हुआ। और क्या ये फॉर्मूला कोई मुश्किल था क्या? नहीं। क्या हुआ कि भाई देखो 15,600 की कॉस्ट आई थी अगर मैं 600 यूनिट बनाकर तैयार करता। तो अगर 600 यूनिट बनाने पे 15,600 की कॉस्ट, तो एक यूनिट पे 26 रुपए की कॉस्ट। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया जी, स्टैंडर्ड रेट आ गया 26 रुपए पर यूनिट। अब सर मुझे यहाँ पर यूनिट चाहिए ना, आर से तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका बनाना, इसका निकालना वेस्ट हो गया। क्यों वेस्ट हुआ? क्योंकि ये है आर, ठीक है। और यहां अगर मैं आर लिखता हूं, यहां अगर मैं क्या लिखता हूं, आर लिखता हूं, तो मुझे यहाँ पर रेट जो चाहिए वो भी आर में चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई कर पाऊंगा जब कॉमन मेजरमेंट होगा। अब यहां पर रेट मैंने निकाल लिया यूनिट पर, और यहां पर चाहिए मेरे को क्या, यूनिट। तो यूनिट ये है कि आपने एक्चुअल आउटपुट कितना निकाला है, सर 500 यूनिट पर निकाला है, सिंपल है। इसकी नीड नहीं है, इसकी नीड नहीं है, नो नीड, इसकी नीड नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा हूं। और मैंने आपको ये निकालना भी इसलिए सिखाया हुआ है, मैं पहले ही पता था मुझे इसकी नीड नहीं है, बट मैंने आपको निकालना इसलिए सिखाया हुआ है कि कभी इसकी जरूरत पड़ेगी दोस्त, इसलिए मैंने यहां पर निकाल दिया। इसकी नीड नहीं है, सीधा सीधा आप ये कहो कि देखो भाई 500 यूनिट मैंने एक्चुअल आउटपुट जनरेट करा और एक यूनिट पे 26 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए थी, तो 500 यूनिट पे कितने की आएगी, 13,000 रुपए की कॉस्ट आएगी, है ना। ये आपके पास स्टैंडर्ड हो गया। और आपकी कॉस्ट आई कितनी, वो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है, कितनी, 14,000 रुपए की कॉस्ट आ गई एक्चुअल में। कितने का वेरिएंस आ गया, 1000 का एडवर्स आ गया। समझ में आया दोस्त? देखिए सर क्या इसका यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते थे। इसका यूज कब करते, जब का स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट की जगह पर आर होता, और पर आर तब होता जब बजटेड ओवरहेड कॉस्ट की जगह बजटेड ओवरहेड आर्स होते। समझ रहे हो ना आप? भाई मैंने रेट कैसे निकाला, यूनिट्स की हेल्प से, तो रेट भी कैसा आएगा, पर यूनिट आएगा। अगर मैं रेट निकालता आर्स की हेल्प से, तो ये रेट भी कैसा आता, पर आर आता। ये तो चीज है, पर हमें क्वेश्चन में उतनी डिटेल नहीं गिवन थी दोस्त। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था कि भैया देखो आप जो स्टैंडर्ड रेट निकालोगे वो यूनिट की हेल्प से निकालोगे, तो स्टैंडर्ड पर यूनिट आएगा, और ये हमें आर के हिसाब से दे रखा था ये वाला। तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि देखो हमने इतना आउटपुट जनरेट करा और इतना रुपए की कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए थी, 13,000 आ गई, और 14,000 हमारा एक्चुअल लगा, तो यहाँ पर आ गया 1,000 रुपए। इस तरीके से सर इसकी नीड नहीं है, इस क्वेश्चन में इसकी नीड नहीं है, बट आगे जाने वाले क्वेश्चन में तो आएगी। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट तो चाहिए आपको, ठीक है, इसलिए कर दिया, यहाँ पर काट दिया है। मैं चाहूं तो उसको हटा भी दूं, बट फिर भी आपके उसके लिए हटा ही देता हूँ सर। बाद में कोई बच्चा नोट देखेगा तो कहेगा अरे ये कैसा आएगा। ठीक है सर, ये इतना ठीक है। स्टैंडर्ड रेट निकाल दिया, ये आपको नई चीज यहां पर देखने को मिली है जो आपको समझने की जरूरत है। चलो सर वो भी आपको याद रखना है सर, जो मैंने आपको बताया ना अभी, वो भी याद रखना है। आइए अब यहां से नई चीज देखते हैं कि अब नया क्या है इसमें। अब आप ये देखो, इन दोनों को कंपेयर करो, और कंपेयर करके जब देखोगे तो यहां पर यूनिट के हिसाब से, यूनिट की वजह, यूनिट के देखो स्टैंडर्ड आर कितने थे 1000, और आपने कितने बनाए 950, तो आपने कम बनाए, तो इससे भी एक वेरिएंस आएगा। रेट आपने सोचा 10 आएगा, वो हो गया 12, तो इससे भी एक वेरिएंस आएगा। दोनों से आएगा वेरिएंस, नहीं आएगा? इसी दोनों से नए वेरिएंस बने सर, ठीक है। सर वेरिएंस किसकी वजह से आ रहा है? सर आर्स की वजह से भी आ सकता है, आउटपुट की वजह से भी आ सकता है, और रेट की वजह से भी आ सकता है। तो वेरिएंस किसकी वजह से आ सकता है? आर्स और आउटपुट, कुछ भी आ सकता है दोस्तों। मैं पहली बात तो इस बात का आप क्लियरली अपने दिमाग में फिट करो एक चीज, कि वेरिएबल ओवरहेड निकालते टाइम इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है और इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है। अगर वेरिएबल के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो आउटपुट में क्वेश्चन गिवन होगा, और अगर इनडायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड में अगर इनडायरेक्ट लेबर है तो आर्स में क्वेश्चन गिवन होगा। इस बात का आप बिल्कुल नोटिस कर लीजिए,
वेरिएबल ओवरहेड आवर्स में भी कैलकुलेशन होती है और आउटपुट में भी होती है। रीजन आपके सामने मैंने रख दिया है। अगर कहीं पर क्वेश्चन में आवर्स में दे रखा है क्वेश्चन, तो समझ लेना इनडायरेक्ट लेबर की बात हो रही है उस वेरिएबल ओवरहेड में, क्योंकि लेबर ही तो आवर्स में हुए। और कहीं पर अगर क्वेश्चन आउटपुट में दे रखा है तो वो भी समझ लेना कि वो इनडायरेक्ट मटेरियल की बात हो रही है उस वेरिएबल ओवरहेड में। समझ में आ रहा है? इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसलिए दोनों बेस पर कैलकुलेशन हो सकती है, यहां पर आउटपुट में भी और आवर्स में भी। तो आवर्स में होगी तो लेबर की बात हो रही है, आउटपुट में होगी तो मटेरियल की बात हो रही है। और यहां पर दोनों की कैलकुलेशन आपको सीखनी है, ठीक है? इधर देख लो सर, दोनों की कैलकुलेशन कैसे सीखते हैं? देखिए, यह मैंने आउटपुट के हिसाब से कहा, अब आप आवर्स के हिसाब से भी कर सकते थे। सॉरी, आउटपुट ये तो इसमें सिंपल, ये तो एक ही फॉर्मूला है, इसके अंदर एक ही फॉर्मूला है। पर जो अगले वाला आएंगे उसमें दो दो फॉर्मूले नजर आएंगे आप। देखो, अगर आवर्स की वजह से वेरिएंस आता है उसको लेबर इफिशियंसी वेरिएंस कहते हैं। आवर्स की वजह से अगर वेरिएंस आता है या आउटपुट की वजह से आने वाला वेरिएंस लेबर इफिशियंसी होगा, मतलब आवर्स या आउटपुट की वजह से, ठीक है? अगर रेट की वजह से वेरिएंस आ रहा है, लेबर एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहते हैं। अब मेरे को इतना डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें मैं आपको शुरू से ही एक बेस बनाते हुए ला रहा हूं। रेट की वजह से भी वेरिएंस आ सकता है कॉस्ट में, और आवर्स की वजह से भी आ सकता है। रेट की वजह से भी आ सकता है और आउटपुट की वजह से भी आ सकता है ना? ये तो समझाया था। तो अगर हम इधर बात करें आउटपुट की या फिर आवर्स की वजह से आने वाला वेरिएंस, इन दोनों से आए, चाहे आउटपुट से आए चाहे आवर्स से, उसको इफिशियंसी वेरिएंस कहते हैं। और अगर रेट की वजह से वेरिएंस आ रहा है, जैसे 10 रुपए का था वो 12 का हो गया, मान लो ये दोनों 1000 होते और वो 10-12 होता है, तो रेट की वजह से आता है वेरिएंस, लेबर एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहते हैं। तो सर इसी तरीके से हमारे यहाँ पर दो पार्ट निकल कर आए, बस इसलिए छोटा पार्ट क्वेश्चन होता है। सर यहां पर हमारी दो चीजें निकल कर आई, एक होता है लेबर ओवरहेड, लेबर वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दो चीजों से मिलकर बना है। एक होगा लेबर, लेबर कहां से आ गया, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और एक हो गया वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस। इसके बारे में लॉजिक भी यही लिख देता हूं, अलग से नहीं लिखूंगा, यहीं पर लिख देता हूं। अगर रेट की वजह से आने वाला वेरिएंस, अगर वेरिएंस रेट की वजह से आ रहा है, स्टैंडर्ड रेट होता है, स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट की जो बात कर रहा हूं उसकी वजह से, रेट की वजह से तो उसको हम वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम होता है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और एक और नाम होता है सर इसका वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस एक और नाम होता है। ये तो आपको रेट आ गया तो आपको नाम समझ में भी आ गया, पर जो फेमस नाम है मैंने पहले लिख दिया। फेमस नाम है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फेमस का मतलब क्यों होता है, फेमस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर यही पूछा जाता है पेपर में, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, रेट ही इसका मतलब होता है। ठीक है सर, चलिए अच्छा ये बताओ ये क्यों होता है इफिशियंसी। तो अगर आवर्स की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट लेबर है,
और अगर आउटपुट की बात हो रही है तो वेरिएबल ओवरहेड के अंदर क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इसको बाद में लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखा ही देता हूं, जरूरी है, तो फिर बाद में स्टूडेंट कहे कि यार ये तो आपने बताया ही नहीं था, इसलिए हर चीज नोट्स में लिखवा दो। अगर क्वेश्चन में आर्स की बात हो रही है, अगर क्वेश्चन में आर्स की बात हो रही है, इट मीन आर्स, अगर क्वेश्चन में आर्स की बात हो रही है, इट मीन इनडायरेक्ट लेबर जुड़े जुड़े हुए हैं वेरिएबल ओवरहेड में। देन इस केस में फॉर्मूला आर्स वाला लगाया जाएगा। ध्यान दे रहे हो? तो अगर वेरिएबल ओवरहेड के अंदर क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, बट आर्ट्स और आउटपुट में क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन अगर आर्ट्स के हिसाब से आ रहा है, अगर क्वेश्चन में आर्ट्स की बात हो रही है, तो ऐसे केस के अंदर हम क्या कहेंगे, वो इनडायरेक्ट लेबर जुड़ा हुआ है वेरिएबल ओवरहेड के अंदर और उसको उसके अंदर आर्ट्स वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। पर अगर क्वेश्चन में आर्ट्स की जगह आउटपुट में बात हो रही है, अगर क्वेश्चन में आउटपुट की बात हो रही है, आर्ट्स में लिख देता हूं, तो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। इधर क्या था, इनडायरेक्ट लेबर। जुड़े हुए हैं वेरिएबल ओवरहेड में, देन इस केस में फॉर्मूला आउटपुट वाला लगाया जाएगा। सर समझ में आ गई चीजें? तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, वो दोनों बातें हम चर्चा करेंगे इस बारे में। पर अभी के लिए समझ में आ गया, वेरिएबल एक्सपेंडिचर या रेट वेरिएंस, अगर रेट की वजह से आने वाले वेरिएंस को वेरिएबल रेट वेरिएंस, ओवरहेड रेट वेरिएंस कहते हैं या वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहते हैं। अगर वेरिएंस, कॉमा लगाओ, वेरिएंस, अगर वेरिएंस आउटपुट या आर्स की वजह से आ रहा है, तो उसको हम वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस कहेंगे। तो उसको हम वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कहेंगे। लो जी, खत्म हो गया जी कॉन्सेप्चुअली। बस क्या सिखाना है, फॉर्मूले आपको एक बार एक्सप्लेन कर देने हैं और क्वेश्चन खत्म। अब जो क्वेश्चन हेडिंग डालेंगे, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर या फिर रेट वेरिएंस। चर्चा में पहली कर चुका हूं, लिखवा में पहले चुका हूं, यहां नहीं लिखवाने वाला मैं, ठीक है सर। फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन की हेल्प से, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। सर दोनों फॉर्मूले सिंपल है। इन केस ऑफ आउटपुट,
आउटपुट का मतलब अगर क्वेश्चन में आउटपुट गिवन है तो फॉर्मूला क्या लगा जाएगा, तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस सर सिंपल है यार, जैसे हमने लेबर में पढ़ा था वैसे ही है, बिल्कुल सिंपल है। अब एक बात बताइए, रेट की वजह से आने वाले डिफरेंस कैसे निकालते थे, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट, यही करते थे। जैसे लेबर में पढ़ा था, लेबर रेट वेरिएंस कैसे निकाला था, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बार बार बाहर एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि आउटपुट के हिसाब से था। वही यहां पर भी है और कोई सेम लॉजिक है जो हमने लेबर में पढ़ा, क्योंकि बात यहां लेबर की तो हो रही है, इनडायरेक्ट लेबर की बात हो रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मटेरियल है, सॉरी लेबर की बात नहीं हो रही, मटेरियल की बात। वहां पर क्या आएगा, यहां वहां मटेरियल में क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। लेबर में क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एक्चुअल आर, ये पढ़ा था आपने। आप जाकर देखिए नोट्स की कॉपी में, लेबर रेट वेरिएंस मटेरियल। ये लो दोस्त मैंने उतार दिया है, ये ना वीडियो कट गई है बीच में, इस वजह से डायरेक्टली आपको ये दिख गया, ठीक है ना, वो उतना पार्ट पता नहीं कट गया मेरे से गलती से, ठीक है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, जल्दी से देखिए। दो केस होते हैं हमारे पास, एक होता है इन केस ऑफ आउटपुट, एक होता है इन केस ऑफ आर। तो इन केस ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, जब आपको मटेरियल का पार्ट कहीं ना कहीं होता है लेबर के अंदर, उसमें इन केस ऑफ आउटपुट होता है, और जब लेबर का पार्ट होता है इन केस ऑफ आर्स बोले। फॉर्मूला वही है, आप याद रखिएगा, जब आपने पढ़ा था वेरिएबल ओवरहेड, सॉरी वेरिएबल लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला देखो आप बुक में अपने नोट्स खोलो जल्दी से एक बार नोट्स, और जल्दी से देखो लेबर रेट वेरिएंस का क्या था, सेम फॉर्मूला था, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर। और आप ये देखो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, वो भी सेम था, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। वहां पर बस ये था, रेट की जगह प्राइस था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल आउटपुट। दोस्तों सेम है, कुछ भी नया नहीं है, जो लॉजिक वहां पर था वही लॉजिक दोस्तों यहां पर है, कुछ नया नहीं है, सेम। क्योंकि यहाँ लेबर का पार्ट कहीं ना कहीं आ रहा है, वेरिएबल में क्या पार्ट है, आर्स होता है, तो क्या होता है, लेबर होता है, इनडायरेक्ट लेबर, तो लेबर का ही कंसेप्ट लगा वेरिएंस निकालने के लिए। कौन सा लगा, लेबर रेट वेरिएंस, और ये भी लेबर वेरिएबल ओवर रेट वेरिएंस ही है, तो दोनों एक्सपेंडिचर लिख दिए। अच्छा हाँ, ये एक्सपेंडिचर तो होगा, ठीक। और यहां पर क्या लगेगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, वहां था स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। और यहां पर क्या है, क्योंकि हम वेरिएबल ओवरहेड पढ़ रहे हैं, तो यहां प्राइस की जगह पर क्या रख दिया, रेट रख दिया, रेट और प्राइस वन ऑफ द सेम थिंग, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। लॉजिक वही है जो मटेरियल का था, लॉजिक वही है जो लेबर का था यहां पर, दोनों ही केस के अंदर, ठीक है सर। चलिए तो अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर अपना 17। आइए दोस्तों 17 देखिए, इलस्ट्रेशन 17 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। कह रहा फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, आपको निकालना है। कह रहा है बजटेड प्रोडक्शन आपको दे रखा है 2000 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन आपको दे रखा है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है, हमें डायरेक्टली एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड दे दिया। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक बात और देखिएगा, अगर मैं एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट क्या बन जाता है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, और स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर क्या बन जाएगा, जी हमें अलग से मल्टी, इसका कुछ बनेगा नहीं, ये अलग से निकालेंगे, पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्चुअल प्रोडक्शन रेट बन जाता है, ठीक है सर। इधर देखिए कैसे करना है, इधर देखो, सबसे पहले लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है, आउटपुट वाला या फिर आर्ट्स वाला, तो क्वेश्चन में जिसकी इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगी वो लगाना है आपको। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल रेट पर यूनिट अगर गिवन है तो कोशिश करो कि यूनिट वाला लगाओ। क्या बोला मैंने, अगर क्वेश्चन में एक्चुअल रेट पर यूनिट गिवन है, पर यूनिट का पहले से एक्चुअल रेट आपको गिवन है कि एक यूनिट पे एक्चुअल रेट, मतलब ये आपको गिवन है, जैसे कि स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर, ये अगर आपको पहले से गिवन है ना, क्योंकि ये निकालने का तो मैंने आपको बताया, ये अगर पहले से गिवन है तो कोशिश करो कि यूनिट आउटपुट पे निकाल लो। अगर आपको ये दे रखा, अच्छा ये जो दे रखा होगा ना एक्चुअल रेट, ये दो तरीके से दे सकता है, एक्चुअल रेट पर यूनिट, एक्चुअल रेट पर आर।
ये दे रखा है स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ये तो हम निकाल सकते हैं, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट पर आ जाओ। दो तरीके होते हैं इसको निकालने के। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, अगर आप स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट निकाल रहे हो तो यहां पर क्या आएगा, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, ये तो आ गई कॉस्ट, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। देखो अगर आप क्वेश्चन, अगर आप रेट आर्स में चाहते हो तो आर से डिवाइड करना है, और अगर आप रेट्स यूनिट में चाहते हो तो यूनिट से डिवाइड करना। पर अभी मैं किसमें चाह रहा हूँ, आर्स में, क्योंकि मुझे ज्यादातर इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, आर्स की गिवन है, बजटेड आर। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आप इस तरीके से इसको लॉजिकली समझो। अगर आपने 600 यूनिट बनाया और उसको बनाने में आपके 6,000 रुपए लग गए, तो यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए आपने डिवाइड करा, तो आपने 600 घंटे में काम करा, 600 घंटे लगा के 6,000 रुपए लगाए, तो एक घंटे की क्या कॉस्ट पड़ी भाई, 600 घंटे आपने काम करा और 6,000 रुपए आपने खर्च करा, तो एक घंटे की कॉस्ट क्या आएगी। तो बात तो वही है, या यूनिट निकालो आर, दोनों को डिवाइड ही करना पड़ेगा, कॉस्ट तो सेम है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल सॉरी बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट तो सेम है, बट ये क्या है 800 यूनिट। अगर आपको यूनिट दे रखा है तो डिवाइड करके पर यूनिट आ जाएगा, आर दे रखा है डिवाइड करके पर आर आ जाएगा। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है दोनों, दोनों दे रखा है। देखो बजटेड प्रोडक्शन 2000 यूनिट पर बनाता हूं और उसका स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 1 आवर का, तो एक घंटे में 1 यूनिट बनती है, तो 2000 घंटे में कितनी यूनिट बनेगी, 2000 यूनिट। बात समझो दोस्तों, फिर से समझो, मैं ना आर्ट्स में निकाल रहा हूँ, किसमें निकाल रहा हूँ, आर्ट्स में, तो मुझे यहाँ पर चाहिए बजटेड आर। अब ये तो नहीं है कि मैं बजटेड यूनिट डिवाइड कर दूं वहां पर, नहीं सर, मुझे बजटेड वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 4000, ये तो मुझे दे रखा है ऊपर वाला कि मेरे पे 4000 रुपए की कॉस्ट आई। अब कितनी यूनिट को बनाने में, 2000 यूनिट बनाने में, और कितने घंटे में, 2000 घंटे में। तो अगर मैं आर्स निकाल रहा हूं दोस्तों, आर्स ही तो डिवाइड करूंगा ना नीचे, ठीक है। तो आर्स निकालने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। सर कहता है स्टैंडर्ड आर एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता है, तो मुझे बताओ 2000 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगेंगे, 2000 घंटे, बस आ गया बजटेड आर, 2000 घंटे लगेंगे। इस हिसाब से अगर 2000 घंटे में 4000 रुपए खर्च हो रहे, तो 1 घंटे में कितने, 2 रुपए खर्च हो रहे, 2 रुपए पर आवर, तो इस तरीके से बजटेड आर आ गया। और अगर यहाँ पर आप अभी आप देख रहे होंगे कि 2000 घंटे और 2000 यूनिट सेम है, और सोचो अगर ये एक की जगह 2 यूनिट होता, तो आर होता, ये 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते, तो 2000 यूनिट को बनाने में कितने लगते, 4000, तो यहाँ पर मैं 4000 करता और 4 से डिवाइड कर 1 घंटा पर आवर मेरी कॉस्ट आती। ये डिपेंड इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड जो टाइम दे रखा है वो 1 यूनिट को बनाने में 1 घंटा दे रखा है, इसलिए 2000 यूनिट आया था हमारा, 2000 घंटे लग गए, ये निकल गया सर। अब इसके निकालने के लिए आपने यहाँ पर लिखा भाई मेरे 2 घंटे लगते हैं, 2 रुपए पर आवर लगते हैं। सर एक्चुअल रेट आपको गिवन है पर आवर, सर ये गिवन नहीं है, तो एक काम करो, इसको अंदर भेजो, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर, ठीक है, अंदर भेजा, माइनस, अब इसको अंदर भेजो, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर, भेज दिया सर, कोई वैसे लिख देते, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आर, समझ में आ गया। अब मैंने इसको अंदर क्यों भेजा, क्यों, क्योंकि देखो एक्चुअल रेट और एक्चुअल आर मिलकर बनता है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, जो मैं क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट 2500 रुपए, ये मुझे डायरेक्टली गिवन है, यहां से मैंने 2500 रुपए इधर ऐसे कर दिए। अब स्टैंडर्ड रेट मुझे दे रखा है, मैंने निकाला 2 रुपए पर आवर, और स्टैंडर्ड एक्चुअल आर, ये एक्चुअल आर हमेशा वर्कड होगा, आइडल टाइम हटाने के बाद, कि जितना आपने काम किया उतने के तो आपके दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक्चुअल आर वर्क ना लेकर टोटल एक्चुअल आर ले दूं तो यहाँ पर आइडल वेरिएंस का पार्ट जुड़ जाएगा, जबकि मुझे सिर्फ आर्स की हेल्प, सिर्फ रेट के हिसाब से निकालना है, आर्स वाला कुछ नहीं निकालना, ठीक है ना सर। सर आप ये कहोगे कि यहाँ पर एक्चुअल आर वर्क क्यों लिया, आपने पैसे तो आइडल टाइम के भी देते हो, पर अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है रेट के हिसाब से आने वाला वेरिएंस, जब कॉन्सेप्ट आएगा ना आर्स के हिसाब से आने वाला वेरिएंस, तब वहां पर दोनों टोटल लूंगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर टोटल आर ले लिया ना, तो यहाँ पर आइडल के का आर्स के हिसाब से आने वाला वेरिएंस भी आ जाएगा, जबकि मुझे रेट का निकालना है सिर्फ। एक्चुअल आवर वर्क कितना दे रखा है, 1800 घंटे, यह आ जाएगा 36 आवर, 36, और यह आएगा 2500, यहाँ पर आ जाएगा 1100 एडवर्स। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है सर अगर हम ऐसे ही करें सॉल्व तो कैसे होगा, मतलब इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करें, यही फॉर्मूला लेकर सॉल्व करें, तो इस तरीके से भी हो जाएगा। एक्चुअल आर फिर निकालना पड़ेगा मुझे अलग से, देखो कैसे निकालूंगा, जैसे वर्किंग नोट नंबर 2 बनाऊंगा, फिर निकालूंगा एक्चुअल रेट पर आर, ये निकालूंगा, वो कैसे निकालूंगा, एक्चुअल
वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, कितना पैसा लगा कितने घंटों में, जैसे हमने ये करा। स्टैंडर्ड बजट का मतलब समझ लो, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वेरिएबल अपन में स्टैंडर्ड आर, ये करा। ऐसी एक्चुअल कॉस्ट अपन में एक्चुअल आर। तो हमारा कितने घंटे कितने पे कॉस्ट आई, 2500 रुपये कॉस्ट आई अपॉन में 1800 घंटे करने के बाद। टोटल काम कितना करा है, 1800 तो आर करे हैं, और 1800 आर पे 2500 की कॉस्ट आएगी। तो एक घंटे में कितनी आएगी, 1.3888 पर आर आ गई एक्चुअल। इससे भी कर लो, ये आ गया 2 रुपए पर आर, ये आ गया 1.3888 पर आर, माइनस एक्चुअल आर कितने हैं 1800, 2 से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0.6111 पर आर, मल्टीप्लाई बाय 1800, मल्टीप्लाई कर दो 1800 को, क्या आ जाएगा एग्जैक्टली 1100, या आपका 10,999 आ जाएगा, 10,099 आ जाएगा एडवर्स, जैसा आपको सीखेगा। पर ऐसा करना ही क्यों है, जब हमें सोचो ना, आप पता क्या कर रहे हो, इसको करने का फायदा क्या है, इस वाले को करने का फायदा क्या है। आपने क्या करा, आपको डायरेक्टली 2500 दे रखा था, आपने पहले इसको डिवाइड करा 1800 से, तो यहाँ पर इसका एक्चुअल रेट आ गया, फिर आपने फिर से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वही आ गया 2500 रुपए, कर लो 1.388 मल्टीप्लाई 1800, 2500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से कर लो। जो अगर आपको डायरेक्टली ये दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आंसर दे रखा है, तो उसी को करा, उसको अंदर मल्टीप्लाई करा किया। ठीक है सर, एक लास्ट और कर लेते हैं और खत्म हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस, इफिशिएंसी का मतलब आवर्स के हिसाब से आने वाला डिफरेंस या आउटपुट के हिसाब से आने वाला डिफरेंस। फर्क क्या हो जाता है, फॉर्मूला बताओ सर, पहले वाला बताओ, फॉर्मूले में फर्क क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। फर्क हो जाता है स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। यहां बताओ, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा बताओ, सोचो क्या आना चाहिए यहां पर। स्टैंडर्ड रेट, याद करो, यील्ड वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, और यूसेज में पढ़ा था, यूसेज मटेरियल यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट आता था, उसी का दूसरा पार्ट जो आर्स की यूनिट की वजह से आता है। लेबर में हमने क्या पढ़ा था, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, उसमें भी स्टैंडर्ड रेट आता है। ठीक है सर, भूल तो नहीं गए आप। यहां पर क्या आ जाएगा चेंजमेंट, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, वही फॉर्मूला है सर, आप खोल के देख लो, नोट्स मैंने लिखवाए थे। स्टैंडर्ड आर लेबर इफिशिएंसी बैलेंस खोल के देख लो। आर्स कब होता है, जब इफिशिएंसी होती है, इफिशिएंसी की वजह से, तो लेबर इफिशिएंसी वैल्यू खोल के देखो, सेम फॉर्मूला मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड आर एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, खोल के देखिए मिलेगा आपको सेम। और जो लॉजिक वहां पर था वही लॉजिक यहां पर है। आप इसकी जगह पर खोल सकते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस, सेम मिलेगा आपको, और इसकी जगह पर खोल सकते हैं लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, सेम मिलेगा आपको, क्योंकि बात वही है। आउटपुट तब होता है जब इनडायरेक्ट मटेरियल हो, लेबर तब होता है, आज तब होता है जब इनडायरेक्ट लेबर हो। यहाँ लेबर की बात, यहाँ मटेरियल की बात हो रही है, बस वेरिएबल के अंदर दोनों पार्ट जुड़ जाता है, इसलिए यह कहीं ना कहीं मटेरियल लेबर के कहीं ना कहीं लिंक करता है, इसलिए उसको हमेशा उन दोनों के बाद पढ़ाना चाहिए। कर लेते हैं लॉजिक में, कुछ मेरे को देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 18 कर लो आप, 18 तो क्वेश्चन कर चुके हैं हम, देख लो अभी। इफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, यूनिट में भी आर्स में भी। क्वेश्चन में कोशिश करें कि आर्स की हेल्प ज्यादा ले, क्योंकि आर्स का डाटा आपको पहले से गिवन होगा। सब कुछ सेम क्वेश्चन है जो हमें पहले दे रखा था, उसी का डाटा ले लेते हैं, क्वेश्चन सब कुछ सेम है, बस क्वेश्चन उसका चेंज कर लो बस। एटीन लेसन 17 सेम ही तो है, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा फर्क आ जाएगा फॉर्मूले में, यहाँ चेंज हो जाएगा।
क्वार्टर। इलस्ट्रेशन 18। वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। मेरे पे दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला है आउटपुट के हिसाब से, एक फॉर्मूला है आवर्स के हिसाब से। क्वेश्चन में मुझे आउटपुट दे रखा, आवर्स दे रखा, पहले ये देखो क्या मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में देखेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन है और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन भी गिवन है, दोनों मुझे गिवन है, एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। और स्टैंडर्ड रेट भी मैं निकाल सकता हूं पर आर पर यूनिट, किसके हिसाब से, इसकी हेल्प, इन दोनों की, बजटेड प्रोडक्शन और बजटेड वेरिएबल ओवरहेड की वजह से। कैसे निकलेगा भाई, मेरी 4000 रुपए की कॉस्ट आती है 2000 यूनिट पर, तो एक यूनिट पे कितने की, 2 रुपए की कॉस्ट। ये रहा मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन, ये मेरा आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, ये मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट, दोनों को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। आर्स किससे, देखो क्या आर्स किस में दे रखा है, तो आर्स में देखेंगे, आर में स्टैंडर्ड आर, क्या स्टैंडर्ड आर निकाल सकते हो, यस। कैसे निकाल सकते हो कि भाई देखो स्टैंडर्ड आर निकालने के लिए मुझे क्या कहूंगा, एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता है, तो 2000 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगे, 2000 घंटे, तो 2000 घंटे लगे, एक्चुअल में कितने घंटे लगे, 1800, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आर, उसको भी निकालेंगे, वो आएगा 2 रुपए पर आर, वो मैंने पहले निकाल रखा है, देखो लेबर, ये रहा स्टैंडर्ड रेट पर आर दे रखा है 2 रुपए पर आर। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। सर दोनों का आंसर दे रखा है तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे पहले, क्योंकि हमें दोनों ही दे रखा है तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे। तो हमेशा जब भी आपको दोनों डाटा क्वेश्चन में गिवन हो तो हमेशा आप आर्ट्स को पहले प्रेफरेंस देना, आर्ट्स वाले को पहले प्रेफरेंस देना सर, ठीक है, आर्ट्स वाले को हमेशा पहले प्रेफरेंस देंगे। ये मेरा प्रेफरेंस है नहीं, ये स्टडी मटेरियल का है, आप स्टडी मटेरियल का मॉड्यूल खोल के देख लेना, वो ज्यादातर क्वेश्चन आपको आर्ट्स में करते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर लिखेंगे स्टैंडर्ड आर, और दोनों से अलग अलग आंसर आता है पता है देखो, माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आर, क्योंकि आर्स वाली बात हो रही तो पर आर आएगा। स्टैंडर्ड आर मुझे कितना दे रखा है, 2000 घंटे, कैसे निकाला, एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता है, एक यूनिट को बनाने में हमेशा 1 घंटा लग रहा है सर, ठीक है, एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता है। अब इधर वैसा मत करना कि 2000 यूनिट को बनाने में कितना घंटा लगेगा, नहीं, जो स्टैंडर्ड आर होता है वो हमेशा एक्चुअल के हिसाब से होता है। लिख दूं यहां पर, यहां गलती कर देते स्टूडेंट, स्टैंडर्ड जो आर होता है एज पर एक्चुअल आउटपुट होता है, यहां गलती मत करना कृपया करके। कहां भी स्टैंडर्ड आर की होती है, जहां भी स्टैंडर्ड आर की बात होती है, यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टैंडर्ड आर, गलती मत करिएगा, इधर भी लिख देता हूं, बाद में आपको ध्यान दो, स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल आउटपुट, मतलब क्या बताया था, एक्चुअल आउटपुट को बनाने, एक्चुअल आउटपुट जो मेरा आया उसको बनाने में स्टैंडर्ड आर कितने लगते। तो इधर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इधर क्वेश्चन में आप देखोगे तो एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता, तो आपने कितनी यूनिट बनाई एक्चुअल में, 1500 घंटे, 1500 यूनिट। तो अगर 1500 यूनिट आपने एक्चुअल में बनाई और स्टैंडर्ड आर लगना चाहिए एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा, तो 1500 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, 1500, और आपने कितने घंटे काम करे, 1800। कैसे निकलेगा सर, सर आपने 1500 घंटे, कैसे आया ये 1500 आर, स्टार लगा के साइड में लिख दूं, 1500 आर ऐसे आया, स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल ऐसे आया कि स्टैंडर्ड आर पर यूनिट कितना था, एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, 1, और आपने एक्चुअल आउटपुट कितना बनाया, 1500। तो अगर एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा तो 1500 यूनिट बनाने में 1500 घंटे, ठीक है सर, ये स्टार देकर दे दिया, सिर्फ आपके लिए दे दिया, थोड़ा सा देता दिख नहीं रहा होगा, माइनस एक्चुअल आर कितना वर्क करा, 1800 घंटे, और स्टैंडर्ड रेट पर आर मैं ऑलरेडी निकाल रखा हूं, जो पहले निकाला था 2 रुपए पर आर, क्या आ जाएगा जी, 500 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए पर आर, 1000 रुपए एडवर्स, ओहो 500 नहीं 300 इंटू 2 रुपए पर आर, 600 एडवर्स आ, इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है।
ठीक है, तो स्टैंडर्ड आर हमेशा कैसा होना चाहिए, एक्चुअल के हिसाब से होना चाहिए। इधर नहीं था स्टैंडर्ड आर, इसलिए मैंने इधर कोई बात, पर यहां पर था स्टैंडर्ड आर, तो हमेशा एक्चुअल के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा सर एक चीज बताइए सर, ये जो अपना बजटेड प्रोडक्शन है, क्या ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कहलाएगा? नहीं, बजटेड अलग होता है, स्टैंडर्ड अलग होता है। बजट का मतलब है कि मेरे पास 2000 यूनिट बनाने का बजट है, पर मैं 2000 नहीं बनाने वाला, मैंने डिसाइड करा कि हम 1500 यूनिट बनाएंगे। अब एक्चुअल कितना हुआ, तो तीनों में फर्क होता है सर। बजटेड का मतलब देखो, बजटेड कह रहा है देखो मेरे पे एक घर है, मेरे को एक घर बनाना है, और मेरे पे 3 मंजिल बनाने का घर है, मेरे पे 3 मंजिल बनाने का पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है सर, कितनी मंजिल बनाने का पैसा पड़ा है? 3 मंजिल बनाने का पैसा पड़ा है, पहली मंजिल, दूसरी और तीसरी मंजिल। पर स्टैंडर्ड हमने कहा कि यार 3 नहीं बनाएंगे, हम एक काम करते हैं, हम 2.5 मंजिल बनाते हैं, पहला और दूसरा, और एक आधा मंजिल बनाते हैं, पहला दूसरा और आधा। 2.5 मंजिल बनाते हैं, 2 मंजिल ऊपर बनाते हैं प्रॉपर, और 1 मंजिल ऊपर एक कमरा डाल देते हैं। तो हमने बजट तो हमारे पे 3 मंजिल बनाने का पैसा पड़ा होता, पर हमने बनाने का कितना सोचा, सिर्फ 2.5 मंजिल, बाकी जो पैसा वो हम सेव कर लेंगे आगे के लिए। ठीक है सर। इसके बाद अब जब एक्चुअल की बात हुई, अब जब एक्चुअल में बात हुई, तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे जैसे बनाने लगे पैसा, भाई पैसे से पैसे खर्च हुए, तो हमने देखा भाई 2 ही बनाते, छोड़ो यार। ये होता है 3 फर्क। मुझे ना 2000 यूनिट बनाने का पैसा है, पर मैंने शुरू से ही डिसाइड करा कि 2 नहीं बनाऊंगा, भले ही पैसा 2000 यूनिट का है, भाई उतना तो डिमांड भी नहीं आ रही, एक काम करता हूँ 1800 यूनिट बनाता हूँ, 1800 यूनिट बनाने की तैयार करता हूँ, जो 200 यूनिट का पैसा मेरे पड़ा उसको सेव रखता हूँ। पर बनाया कितना, 1500 ही बनाई। ये फर्क होता है। तो कभी भी बजटेड प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड नहीं मानना है, तीनों में फर्क है। उतना पैसा पड़ा आपके पास बनाने के लिए, पर स्टैंडर्ड आपने क्या सेट करा, उतना ही करा। या ऐसा हो सकता है कि स्टैंडर्ड आपने 2000 सेट करा हो, स्टैंडर्ड बजट के बराबर हो सकता है, पर कभी भी बजट स्टैंडर्ड से पार नहीं जा सकता। तब ये नहीं कह सकते कि आपने बजट था 2000 यूनिट का, आपने स्टैंडर्ड कर दिया 2500, नहीं, कम हो सकता है स्टैंडर्ड, बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरा, बजट 2000 यूनिट है और आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नहीं दे रहा, तो बजट को स्टैंडर्ड एज्यूम नहीं करेंगे। वो कब करेंगे, वो आगे केस में होगा, बट अभी नहीं करेंगे। ठीक है, जब स्टैंडर्ड की जरूरत होती है और हमें नहीं गिवन होता, तब हम एज्यूम करते हैं। ठीक है सर, अभी नहीं करना। तो बजट अभी हमें, भले ही हम देखो, जब हमें यहाँ पर आवर्स के हिसाब से हम आंसर निकाल सकते हैं, तो हम यूनिट के हिसाब से, कई सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे, कई सारे स्टूडेंट को यहाँ पर आ जाता है कि यार भाई मैं तो आउटपुट के हिसाब से भी तो निकाल सकता हूँ। तो मैंने कहा आउटपुट के हिसाब से निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए और एक्चुअल आउटपुट चाहिए। एक्चुअल आपको दे रखा 1500, स्टैंडर्ड नहीं दे रखा, तो कैसे करोगे? तो इस हिसाब से आप ये कहोगे कि सर बजटेड प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, नहीं होता है ऐसा। हर केस में बजट को स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। बजटेड अलग चीज है, स्टैंडर्ड अलग है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेन करा। ठीक है सर। तो यहां पर हम आर्ट्स के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, प्रेफरेंस हम उसी को आर्ट्स को देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए और हमें बजटेड आउटपुट दे रखा है। दोनों में फर्क होता है, हम हर जगह स्टैंडर्ड बजट नहीं लगा सकते। इसके बाद अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूं कि जिससे आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। तब वो ट्रिक बताते हैं, फॉर्मूला लर्न करने की ट्रिक जो होती है, वो एक बार और देख लो। ट्रिक टू लर्न फॉर्मूला, और इधर 2 केस होंगे, आर के केस में अलग होगा और आउटपुट के केस में अलग होगा। इन केस ऑफ आउटपुट और इन केस ऑफ आर। चलिए पहले इतना उतारिए, फिर करता हूं। देखिए सर कैसे होगा, क्या आप मान लो पहला, क्या आप दूसरा मान लो, ये मान लो तीसरा। इधर देखो, यहां पर आएगा स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है सर, यहां पर आएगा एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, यहां पर आएगा एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। और इसको पता है क्या बोलो, ज्यादातर क्वेश्चन में ना आपको, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको दिया होता है एक्चुअल
आवर्स वर्कड, ये हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन होता है हर बार, उसको ऐसे निकालते हैं एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्चुअल आर वर्क इसलिए लिखा हूँ क्योंकि पहले से हमें क्वेश्चन में गिवन ही होता है। अब आप स्टैंडर्ड आर जो आपको गे रखा है वो एज पर एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए, ठीक है जी। ये कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल आउटपुट, इधर लिख लेना स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए। इन दोनों को माइनस करोगे, यहां से 1 में से 2 माइनस करोगे तो ये आएगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। 1 में से 2 माइनस करने पर आएगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है सर। 1 में से 3 माइनस करने पर आएगा, 1 में से 3 माइनस करने पर आएगा वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस, और इसमें से इसको माइनस करने पर आएगा इसमें से नहीं, इसमें से इसको 3 में से 2 माइनस करने पर आएगा वेरिएबल ओवरहेड वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस था, एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा, रेट वेरिएंस लिख दूं, रेट या फिर एक्सपेंडिचर ऐसा लिख लो। आइए इधर देख लो एक बार, इधर देखिए स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ये हो गया स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। इन दोनों में से क्या आएगा, लेबर ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस, क्या आएगा, इफिशियंसी वेरिएंस। समझ में आ रहा है, इधर देख लो, इनको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, स्टैंडर्ड आर इंटू एक्चुअल रेट, सॉरी स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस इधर एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, क्लियर वाली चीज है। इधर क्या आएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ठीक है सर, तो ये देखो स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट में से माइनस करेंगे एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट, क्या निकल आएगा, लेबर ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। इधर आ जाओ, एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट में से माइनस करेंगे एक्चुअल आर वर्कड, मतलब पीछे वाला एक्चुअल आर, 3 में से 2 माइनस करेंगे तब आएगा लेबर ओवरहेड, लेबर इफिशियंसी ओवरहेड एक्सपेंडिचर। देखो स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आर, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आर, माइनस करेंगे एक्चुअल आर स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। इधर देख लो एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, इधर निकालो एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट इंटू एक्चुअल रेट। इधर देखो पहले मैं लेबर वाला पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर एक्चुअल रेट, इसी को एक्चुअल आर वर्क कहते हैं, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ओहो सॉरी यार एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कहते हैं, वर्क कहाँ लिख दिया, इधर मिस्टेक हो गई मेरे से, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आना चाहिए था, कॉस्ट है ना कॉस्ट, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन नहीं होती दोस्त, अरे यार एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, ये वाली एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकालते हैं, एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, ठीक है सर, ये वाला है वो, ठीक है जी, क्लियर हो गया। इधर देखो एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर एक्चुअल रेट, फिर से चेक करो एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर एक्चुअल रेट, इधर देखो एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर एक्चुअल रेट, 3 में से 2 माइनस करेंगे तब, 1 में से 2 वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, 1 में से 3 इफिशियंसी वेरिएंस, 3 में से 2, ठीक है सर, कैसे चलेगा 3 में से 2, एरो दोनों साइड ना देकर ऐसे, तो कैसे चलना है, यहां से ये माइनस करना है, 1 में से 3, यहां से ये और फिर यहां से ये,
ठीक है, ध्यान देना, एक में से तीन, तीन में से दो और एक में से दो। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये तो आपने शुरू में निकाल दिया था, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड, एक्चुअल आर एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आर एक्चुअल रेट। क्लियर हो गया सर, समझ में आ गया? अब थोड़ा सा इसमें आपको ट्रिक लगाना है, अपने हिसाब से अपनी ट्रिक लगा। देखिए अब ये वाला पॉइंट देखिए सर, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया और ये हमारा तीसरा हो गया। ये आ गया एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। यहाँ आ गया सर एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट, इसको बोलते हैं एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इधर आएगा स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर क्या आएगा, स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल आउटपुट। कैसे करना है, वही सेम चीज है, इन दोनों के डिफरेंस से क्या आ जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इन दोनों के डिफरेंस से क्या आ जाएगा, 1 में से 3 वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। ये आ गया इफिशिएंसी। और इन दोनों के डिफरेंस से क्या आ जाएगा, 3 में से 2 वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस। ये आ गया रेट या फिर एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, इस तरीके से बनेगा एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड। इधर देख लो, एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड, ये देखना है एक तरीके के, इसको आप स्टैंडर्ड आउटपुट भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड आउटपुट इसको आप कह सकते हो। स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड रेट, माइनस एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड रेट। इधर देखो, इसमें से माइनस करने को बोला, एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल रेट, एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल रेट। ठीक है सर, तो इस तरीके से होगा। बट मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये ट्रिक ऐसी रह जाती है, इसमें मजा आता नहीं है वेरिएबल वाले पार्ट में। कोशिश करिए कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, कोई भी नई चीज नहीं है। मैंने आपको एक ट्रिक भी सिखाई कि अगर आपको मटेरियल का याद है, अगर आपको लेबर का याद है, तो आप ये भी आराम से कर सकते हैं। मटेरियल लेबर का ही तो है, स्टैंडर्ड आर एक्चुअल आर। अब तो इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको ये बात का एहसास हो जाना चाहिए कि भाई जब मैं बात कर रहा हूं रेट की, तो स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। जब मैं बात कर रहा हूं आर्स की, स्टैंडर्ड आर एक्चुअल आर माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो वो हिट करना चाहिए दिमाग के अंदर। जहां रेट की बात हो रही है तो रेट का डिफरेंस ले लो स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट का, फिर एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर लो या एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई कर लो। और जहां बात हो रही है आर्स की, तो स्टैंडर्ड आर एक्चुअल आर का डिफरेंस ले लिया और बाहर मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड रेट से। आर्स में हमेशा रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से बनाइए अपने आप को, और बार बार ये ट्रिक पता है। अब मैं आपको अब से ट्रिक सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेल, मटेरियल, लेबर, ऐसे 5 ट्रिक याद करना पॉसिबल नहीं है सर। एक तो चलता है, 3 4 5 में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं हो पाएगा अदरवाइज। ठीक है सर, तो आज की क्लास के अंदर हमने वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी करा, सिमिलर टू द नेचर ऑफ मटेरियल और लेबर ही था। यहाँ दोनों का मिक्सअप आ जाता है, आउटपुट की बात दे रखी हो तो मटेरियल, और लेबर की बात दे रखी हो तो आपके पास ओवरहेड आ जाएगा। फुल फ्लैश क्वेश्चन मैंने आपसे कहा बाद में करेंगे, अगली क्लास में हम फिक्स्ड ओवरहेड करेंगे, उसमें 2 क्लास लगेगी, फिर सेल करेंगे, उसमें 2 क्लास लगेगी। अब 4 क्लास बाद आपके फुल फ्लैश क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।